नमस्कार एवरीवन। लेट मी स्टार्ट। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अपना टॉपिक जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत निम्न हैं। कला और निर्भरता। पहले हम कला और निर्भरता के पॉइंट्स पे दृश्य डालते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोत। कला जो है वो किस पे निर्भरता है? पुरातात्विक स्रोत पे। नेक्स्ट, आद्य ऐतिहासिक पुरातात्विक साहित्यक स्रोत जो पढ़ा नहीं गया हो। ऐतिहासिक पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत विदेशी विवरण जो पढ़ लिया गया हो। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला के अवशेष आदि आते हैं। प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने शुरू किया, जिन्होंने 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अनुसंधान करके अध्ययन को सरल बनाया। पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट पे हमारा है अभिलेख। अभिलेख में हम पढ़ते हैं इनके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र तथा दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पत्थर एवं धातु की चादरों के अतिरिक्त मुहरों, स्तूपों, मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी खुदे होते हैं। आरंभ में अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन दूसरी शताब्दी ईस्वी से संस्कृत का भी प्रयोग होने लगा। शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। एशिया माइनर में बोगसकोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख संधि पत्र मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख गुर्जरा, मध्य प्रदेश, मास्की, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त पानगुडिया, मध्य प्रदेश, निट्टूर तथा उदगोलम के अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, यद्यपि उद्यमान एवं सेरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आरमेयक लिपियों में है। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता पाई। कुछ गैर सरकारी अभिलेखों में हेलियोडोरस यवन राजदूत का वेशनगर से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख है। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं।
पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस बात की पुष्टि उसी के वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी होती है। एरड़ मध्य प्रदेश में वराह प्रतिमा पर हुण तोरमाड़ के लेखों का वर्णन है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से मिलते हैं। पारसी पोलिश तथा बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो स्तंभ लेख मेरठ तथा टोपर हरियाणा से मिले थे, जिन्हें उनसे दिल्ली मंगवाया। नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट हमारा सेकंड है, सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, शीशा एवं पोटीन के मिलते हैं। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे सबसे अधिक कुषाण काल के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के 5वीं सदी ईस्वी पूर्व कहलाते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थीं। बाद में सिक्कों पर तिथियों, राजाओं और देवताओं के नाम अंकित होने लगे। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जिससे तत्कालीन वाणिज्य व्यापार की उन्नति स्थिति का पता चलता है। आहत सिक्कों का अध्ययन इतिहासकार डॉक्टर कौशाम्बी ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मारक एवं भवन। अब हम पढ़ेंगे स्मारक एवं भवन के बारे में। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर कला शैली के नागर, दक्षिण भारत की कला शैली को द्रविड़ तथा दक्षिण पथ की कला शैली को वेशर शैली कहा जाता है। वेशर शैली में नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। अध्ययन की सुविधा से स्मारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देशी स्मारक, इसमें पहला है देशी स्मारक, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, नालंदा, तक्षशिला, रोपड़, हस्तिनापुर आदि प्राचीन नगर तथा कुषाण काल में गंधार स्थापत्य कला, मौर्य काल में स्तूप, चैत्य एवं बिहार और गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विदेशी स्मारक। कंबोडिया के अंगकोर वाट तथा जावा स्थित बोरोबुदुर मंदिर इत्यादि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है हमारा मूर्तियां। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण की मूर्ति कला में यूनानी प्रभाव अधिक है। गुप्त काल की मूर्ति कला में अंतरामत्य एवं मुखाकृति में सामंजस्य
सामंजस्यता सामंजस्यता दिखाई पड़ती है तथा गुप्तोत्तर काल की इस कला में सांकेतिकता अधिक है। बहरूद बुद्ध बहरूद बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला जनसाधारण के जीवन की अत्यंत सजीव झांकी प्रस्तुत करती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा चित्रकला। अजंता की चित्रकला में माता और शिशु अजंता की चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में शाश्वत भाव के अभिव्यंजन ना हुई है। किसकी अभिव्यंजना हुई है? शाश्वत भावों की अभिव्यंजना हुई है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है मुहरे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मुहरों से हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। बशाढ़ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मद्रभाण। मद्रभाण में हम पढ़ेंगे मृदभाण के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों की पहचान संभव है, जैसे नवपाषाण कालीन स्थलों से पांडुरंग के उत्तम मृदभाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा काल में लाल मृदभाण, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभाण तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पॉलिश मृदभाण से की जाती है। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्य के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा धार्मिकेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। हम पढ़ेंगे अपने पहले पॉइंट धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10 मंडल, अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद की रचना काल सामान्यतः 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। होर्त नामक पुरोहित इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। इसमें बाल्खी लस्य सूक्त भी शामिल हैं, जिनकी संख्या 11 है। सूक्त रचयिताओं में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ पुरुष तथा घोषा, लोपामुद्रा, सची, पोलोमी और कश्यावृत्ति महिला शामिल है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: शाकल, अश्वलायन, मांडुक्य, शंखायन एवं
वाशकल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, हमने अभी पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुस, यजुस का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ। अध्व अध्व अध्वयूर नामक पुरोहित इस वेद के मंत्रों के उच्चारण करता था। इस वेद में यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह वेद गद्ध, यजुस तथा पद शुक्ल में लिखा गया है। मांडुक्य, इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हम पढ़ेंगे कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। इसकी मुख्य 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी। नेक्स्ट है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसकी संहिताओं के दृष्टा हैं, इसलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। नेक्स्ट पढ़ेंगे समावेद के बारे में। ठीक है, समावेद का है हमारा शाब्दिक अर्थ है गांध। इसमें संकलित समावेद में हम पढ़ेंगे शाब्दिक अर्थ। समावेद के शाब्दिक अर्थ हैं गान। इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सोमयज्ञ के समय उद्गात इन ऋचाओं का गान करते थे। भारतीय संगीत का मूल माने जाने वाले इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जैमिनीय, राणायनीय तथा कौथुम। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। कौन कौन से? अर्थवेद में है हमारा। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद की रचना की गई। इस वेद के दूसरे दृष्टा अंगरीष ऋषि थे, अतः इसे अथर्वाडिंग्रस वेद भी कहा जाता है। इस वेद के मुख्य विषय हैं ब्रह्मा ज्ञान, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि। शौनक तथा पिप्लाद इस वेद की 2 शाखाएं हैं। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ब्राह्मण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राह्मण के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण में ब्रह्मा शब्द का अर्थ है यज्ञ अर्थात यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ये ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। जंगल अरण्य में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा गया। आरण्यक ग्रंथों की संख्या तो बहुत अधिक है, किंतु इनमें कुछ ही उपलब्ध हैं। पहला है ऐतरेय, दूसरा सांख्यापन,
शांखापन, सॉरी, पहला ऐतरेय, दूसरा शांखापन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रेयणी, पांचवा बृहदारण्यक, छठा छंदोग्य। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपनिषेद। हम अब उपनिषेद के बारे में पढ़ेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। शिष्य ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठते थे। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये हैं ईश ये हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी और मैत्रेयणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा सॉरी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। वेदांग में इसकी संख्या 6 है। कौन कौन सी पढ़ते हैं? पहला है छंद, वेद के पैर, वैदिक एवं लौकिक छंदों की व्याख्या। दूसरा कल्प, वेद के हाथ, यज्ञ व्यवस्था एवं गृहस्थाश्रम। तीसरा है ज्योतिष, वेद की आंखें, ग्रह एवं नक्षत्रों के अध्ययन। चौथा है निरुक्त, वेद के कान, वैदिक शब्दों की व्याख्या। तो पांचवा है शिक्षा, वेद की नासिका, शुद्ध उच्चारण। छठा है व्याकरण, वेद के मुख्य भाषा संबंधी शुद्धता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मृतियां। स्मृतियां के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मृतियों में हमारा क्या है? वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। संभवतः मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। कौन सी सबसे ज्यादा प्राचीन है? मनुस्मृति सबसे ज्यादा प्राचीन है। स्मृतियों के बारे में और उसके काल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसमें एक साइड हमारी स्मृतियां और काल दे रखी हैं। स्मृतियां हैं मनुस्मृति, कौन सी ईस्वी पूर्व से है? ईस्वी पूर्व 200 से 200 ईसा तक। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा से 300 ईसा तक। नारद स्मृति 300 ईसा से 400 ईसा तक। पराशर स्मृति 300 ईसा से 500 ईसा तक। बृहस्पति स्मृति 300 ईसा से 500 ईसा तक। कात्यायन स्मृति 300 ईसा से 600 ईसा तक। इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे अब हम। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या करने के नियमित यास्क ने निरुक्त की रचना की। पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुस्मृति के भास्कर मेघातिथि भारुची कुलुक भट्ट गोविंद राय। मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि भारुची कुलुक भट्ट गोविंद राय। नेक्स्ट पॉइंट है याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार कौन है? अपरार्क
विश्वरूप, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। कौन-कौन से हैं? रामायण तथा महाभारत, जिसे हम भली-भांति जानते हैं हमारे महाकाव्य रामायण तथा महाभारत। अब हम पढ़ेंगे रामायण के बारे में। रामायण का रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में पहली दूसरी शताब्दी में आरंभ में इसमें 600 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 तथा फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के में पढ़ेंगे अब हम। 18 पर्व में विभक्त महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास माने जाते हैं। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा गया। पुनः इसके 1,00,000 श्लोक हो गए, जिसे महाभारत या सप्तशास्त्री संहिता कहा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। पुराण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अधिकांश पुराणों की रचना संभवतः 3री-4थी शताब्दी गुप्त काल में हुई। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण है। मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी विष्णु पुराण से तथा शुंग एवं गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूत्र के बारे में। लेट मी हाईलाइट सूत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी के आसपास शुरू हुई। सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, कई सूत्र कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। कौन-कौन से? पहला है श्रौत्र सूत्र। श्रौत्र सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। दूसरा है ग्रह सूत्र, मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित है। थर्ड है हमारा धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। तीसरे के बाद चौथा है हमारा शुक्ल सूत्र। इसमें यज्ञीय वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा षड दर्शन। उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया है। इन्हें ही षड दर्शन कहा जाता है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु आदि से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। षड दर्शन निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से हैं? हम पढ़ते हैं इसमें।
दर्शन और प्रणेता, दर्शन और प्रणेता के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, सांख्य की प्रणेता क्या है? कपिल। योग की प्रणेता पतंजलि। न्याय की प्रणेता गौतम। वैशिक वैशेषिक वैशेषिक की कणाद। पूर्व मीमांसा जयमनी। उत्तर मीमांसा व्यास। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्यणेतर ब्राह्यणेतर साहित्य। इसके अंतर्गत बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य आते हैं। कौन कौन से? बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में क्या क्या आते हैं हमारे? साहित्य, लेखक, विशेषता के बारे में हम बताएंगे आपको, जिसमें सूत पीटक, आनंद और बुद्ध के धार्मिक विचार के टेबल में आपको दिखाया जाएगा। हम पढ़ते हैं सूत पीटक से। पहला है दीर्घ निकाय। आनंद के बारे में इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन बुद्ध के धार्मिक विचार इसमें दे रखे हैं। दीर्घ निकाय एवं उपदेशों का संग्रह है। मजीझम निकाय इसे बौद्ध ग्रंथ का है। संयुक्त निकाय इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय हे गध पद शैली। खुदक निकाय 16 महाजनपद का उल्लेख, जातक में 1547 कहानियों का संकलन। विनय पिटक उपालि संघ के नियम एवं कानून। अभिधम पिटक मोगली पुत्र तीस। बौद्ध दर्शन। दीपवंश श्रीलंका का इतिहास। महावंश श्रीलंका। मगध नरेश की सूची। आर्य मंजू की मूलकल्प संकलित। गुप्त सम्राटों का वर्णन। मिलिंद पन्हो नागसेन। यूनानी राजा मिंडार एवं नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप। बुद्ध चरित। सौंदर्यानंद अश्वघोष। सौंदर्यानंद अश्वघोष। सारीपुत्र प्रकरण। मैंने आपको बौद्ध साहित्य के साहित्य और लेखक और विशेषता की, सूत पिटक, आनंद और बौद्ध के धार्मिक विचारों के बारे में बताया है। जैन साहित्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैन साहित्य में क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंगों के अतिरिक्त 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, सूत्र, नदी सूत्र, अनुयोग द्वारा एवं मूल सूत्र आते हैं। इन आगमन ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर समुद्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई। 12 अंग इस प्रकार हैं। पहला आचारंग सूत्र। दूसरा गदंग सूत्र। तीसरा थांगंग सूत्र। चौथा समवायंग सूत्र। पांचवा भगवती सूत्र।
छठा छठा है हमारा न्याय धमक कहा। न्याय धमकहा। सातवां उवाश गदश्याव उवाश गदसाओ। उवास गदशाओ। आठवां है अंतगढ़ दशाओ। अंतगढ़ दशाओ। नौवां है अणु तोरो वो वाई। नौवां अणु तो व वाई दशाओ। ठीक है, नौवां के बारे में हमने पढ़ा अणु तरो वाई दशाओ। 10वां है पह पहावगरणीयाई। 10वां पन्हावागरही पन्हावागरणीयाई। 11वां विवाग सुयम। 12वां है दिटिटवाया। दिटिटवाय। नेक्स्ट इसके हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। आचरण सूत्र में जैन विश्व के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की जानकारी मिलती है। न्याय धम कहा में महावीर की शिक्षा का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वासगद साओ में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अंतगढ़ दशाओं तथा अणुतरोवाई अणुतरोवाई दशाओं। अणुतरोवाई दशाओं में प्रसिद्ध जैन विश्व की जीवन कथाएं हैं। विवाग स्वयं सूत्र। विवाग स्वयं सूत्र में कर्मफल का विवेचन है। नेक्स्ट पॉइंट है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धार्मिकेतर या लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास जानने में काफी सहायता मिलती है। इसमें अब हम पढ़ेंगे अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि में पूर्व मौर्य काल के भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा की जानकारी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। नंद एवं मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना। कथा सरित सागर। कश्मीर राज्य में स्त्री के पतनोन्मुख सामाजिक स्थिति का वर्णन। कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सरित सागर में हमने पढ़ा अभी कश्मीर राज्य में स्त्री के
पत्नोन्मुख सामाजिक और सोमदेव में स्थिति का वर्णन। नेक्स्ट है हमारे पास सोमदेव के बाद बृहत कथा मंजरी, मौर्य काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य 15 खंडों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का दूसरा एवं तीसरा खंड सर्वाधिक प्राचीन है। नीति सागर कामंडक गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि, शुंग वंश का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मालवी कांगिनित्र, मालवी कागिन यह गुप्तकालीन रचना है। इसमें मालविका एवं कालिदास में अग्निमित्र के प्रेम कहानी की चर्चा है। कौन सा? मालवी का गिनमित्र कालिदास की है जो यह गुप्तकालीन रचना है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम कहानी की चर्चा है। नेक्स्ट है रघुवंश कालिदास, गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी। कथा सरित सागर, राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी। सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव के बारे में हमने अभी पढ़ा। राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी। सॉरी, नेक्स्ट पढ़ेंगे हर्षचरित वार्णभट्ट, हर्ष की जीवनी एवं उपलब्धि, सॉरी हाँ, हर्ष की जीवनी एवं उपलब्धि का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गौणवहो वक्पति, गौणवहो वक्पति में हम पढ़ेंगे कन्नौज शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विक्रमाकदेव चरित, कल्याणी के परवर्ती चालुक्य विक्रमादित्य की उपलब्धियां। क्या है पॉइंट हमारा ये? विक्रमाकदेव चरित जो ब्रैकेट में है विलहण के पॉइंट्स हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य विक्रमादित्य की उपाधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामचरित संध्याकर नदी, रामचरित संध्याकर नंदी बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा। नेक्स्ट पॉइंट है कुमारपाल चरित जयसिंह, कुमारपाल चरित जयसिंह में इसमें चालुक्य शासक गुजरात कुमारपाल का यशोगन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रव्यशय काव्य, गुजरात के शासक कुमारपाल के बारे में जानकारी। द्रव्यशय काव्य हेमचंद्र के बारे में जो है लिखा गया है वो है गुजरात के शासक कुमारपाल के बारे में जानकारी है। नौशह शांक चरित परमार वंश, नौशह शांक चरित पद्मगुप्त के बारे में जो है वो है परमार वंश के बारे में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि। नेक्स्ट है नंदिक कलम्बकम,
नंदिक कलम्बकम के बारे में जो है वो है पल्लव राजा नंदी वर्मा की जानकारी। नेक्स्ट है कलिंग पूर्तणी, कलिंग पूर्तणी के बारे में हम पढ़ेंगे। चोल राजा कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग एक का कलिंग आक्रमण। नेक्स्ट है चचनामा सिंह के इतिहास का फारसी अनुवाद इस प्रकार होगा। यह इतिहास 13वीं सदी में अल बिन अबू बक्र कुफी के द्वारा कुबाचा के काल में लिखा गया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे 1148 से लेकर 1150 के मध्य रचित कुछ। राजतरंगिणी कलहण कुरियोत्तर पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गार्गी संहिता यूनानी आक्रमण की जानकारी। नेक्स्ट कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर चालुक्य वंश का इतिहास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मत मतविलास प्रहसन पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम के बारे में जो है 7वीं सदी में रचित। इसमें वहां की सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। इसमें विश्वों एवं कपालिकों पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा दंडी पल्लवों का इतिहास है इसमें। नेक्स्ट प्रबंध चिंतामणि 5 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ से विक्रमांक सातवाहन मूलराज मूंज भोज सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल लक्ष्मण सेन जयचंद्र आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक जैन ग्रंथ है। गुप्तकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य 1305 ईस्वी में 5 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ से विक्रमांक सातवाहन मूलराज मंजू भोज सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल लक्ष्मण सेन जयचंद आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मर्कटिक शूद्रक गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दश कुमार रचित दंडी गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विदेशी यात्रियों के वर्णन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक साहित्यिक साक्ष्य है। चूंकि विदेशी लेखकों की धर्मेतर घटनाओं में विशेष रुचि थी, अतः उनके वर्णन से सामाजिक और राजनीतिक अवस्था पर अधिक प्रकाश पड़ती है। विदेशी यात्रियों के वर्णन विदेशी लेखक और उनके राज दरबार पुस्तक और विशेषताएं के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके पॉइंट्स टू पॉइंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रही हूँ आपके विदेशी लेखक हैं जो मेगस्थनीज ने राज दरबार चंद्रगुप्त के पुस्तक इंडिका राज दरबार चंद्रगुप्त मौर्य पुस्तक है उनकी इंडिका में विशेषता क्या है उसकी मौर्य प्रशासन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो लेखक हैं हमारे विदेशी लेखक हैं। ये जो भी मैं पॉइंट्स पढ़ रही हूँ ये सारे विदेशी लेखक हैं। इनके बारे में डायमेकस बिंदुसार के सभा में राज दरबार पुस्तक इनकी कोई लेख नहीं है पुस्तक के बारे में।
पर विशेषता के बारे में जरूर दी गई हैं इनकी, तो विशेषताएं हम पढ़ते हैं जो हैं सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायनोसियस डायनोसियस लेखक जो हैं दरबार है अशोक का, और पुस्तक के बारे में कोई लेख नहीं है पर विशेषताएं दे रखी हैं। मिस्र नरेश टॉलमी मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉलेमी के बारे में। दरबार तो नहीं दे रखा है पर पुस्तक भूगोल है और उसकी विशेषता है द्वितीय सदी तक ज्ञात विश्व भूगोल की जानकारी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लिनी के बारे में पढ़ेंगे। प्लिनी की कोई राज दरबार के बारे में एक्सप्लेनेशन तो नहीं है पर पुस्तक के बारे में जरूर दे रखा है जो है नेचुरल है, और इसकी विशेषताएं हम आपको बताएंगे, अभी रीड करेंगे। प्लिनी पुस्तक नेचुरल, विशेषता है प्रथम सदी में मैंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी। नेचुरल हिस्टोरिका जो पुस्तक का नाम है प्लिनी की, वो है नेचुरल हिस्टोरिका। व्याख्या क्या है इसमें? विशेषता प्रथम सदी में भारत रोम व्यापार का विस्तृत विवरण है। नेक्स्ट फहान चंद्रगुप्त के दरबार में, बुक का नाम है फो क्यू की, और विशेषता 5वीं सदी के गुप्त साम्राज्य एवं समाज का विवरण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेनसांग युआन, जो हमारे लेखक वो है हेनसांग युआन हर्षवर्धन के दरबार में। पुस्तक है उनकी सीयू की, और विशेषता तत्कालीन समाज राजनीति विशेषता इतना ही है, तत्कालीन समाज। नेक्स्ट लेखक है हमारा स्वांग की कोई दरबार या कोई पुस्तक नहीं है लेकिन इनकी विशेषताएं के बारे में दे रखी है। राजनीतिक धर्म एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी। एतिसंग नेक्स्ट लेखक है हमारे एतिसंग, जिनका कोई दरबार तो नहीं लेकिन एक पुस्तक के बारे में दे रखी है। बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड इन्होंने किया है। एक्सप्लेनेशन और विशेषता जो है गुप्तोत्तर कालीन समाज संस्कृति एवं धर्म की जानकारी। हिरली के बारे में हम जानते हैं। हिरली लेखक जो हैं उनके बारे में, उनकी पुस्तक का नाम है हेनसांग की जीवनी। हेनसांग की जीवनी की विशेषता क्या है? हेनसांग की भारत यात्रा का उल्लेख कर रखा है उन्होंने। विदेशियों के वर्णन के 3 भागों में बांटा जा सकता है। विदेशियों के वर्णन को 3 भागों में बांटा गया है या फिर बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है यूनान और रोम के लेखक। कौन से? पहला यूनान और रोम के लेखक। इस वर्ग के लेखकों में सबसे पुराने हैं हेरोडोटस और टीसियस। इन दोनों लेखकों ने भारत के बारे में जानकारी ईरान से प्राप्त की है। सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखकों के वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है। इन लेखकों में नियाकर्स, अनेसिक्रिटिस तथा अरिस्टोबुलस अधिक प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलमी। एक यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके लेखक का नाम अज्ञात है, किंतु उसने 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी।
तथा भारतीय बंदरगाहों तथा उससे आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में, इस वर्ग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण फहान, हैनसांग तथा एतिसंग के वर्णन है। फहान भारत में 14 वर्षों तक रहा। हैनसांग युआन स्वांग हर्ष के काल में आया था। 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्षों तक रहा। एतिसंग 7वीं शती के अंत में आया तथा काफी समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। मा त्वान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान का तथा चाउ चू कुआन ने चोल कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अरब यात्रियों के वृत्तांत इस वर्ग के लेखकों में मुख्य हैं। अल बुर्नी, सुलेमान, अल मसूदी इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। अल बरूनी, अबू रहीहान इसने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद लिखी। सुलेमान ने 9वीं सदी में भारत की यात्रा की। उसने पाल एवं प्रातिहार शासकों के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। अल मसूदी जो बगदाद का यात्री था ने 10वीं सदी में भारत की यात्रा कर राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। 10वीं सदी में भारत की यात्रा कर राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य पर नजर डालते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला, टीसीएस ईरान का राजवैद्य था। दूसरा, पनहावगर्नियाई में जैन नियमों का उल्लेख किया गया है। सॉरी। नेक्स्ट है सुमचीन चीन का प्रथम इतिहास लेखक है। कौन? सुमाचीन। नेक्स्ट, तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ के ग्रंथ कंपूर और तरपूर विशेष प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर हैमिल्टन 1762 से लेकर 1824 प्रथम विद्वान फ्रांसीसी था जिसने यूरोप में संस्कृत पढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेडरिक सेगेल प्रथम जर्मन संस्कृताचार्य था। फ्रेंच बाप 1791 से 1847 और 1816 में संस्कृत एवं परंपरागत यूरोपीय भाषाओं के पुनर्निर्माण में सफल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेडरिक मैक्स मूलर 1823 से 1900 ने ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथो
ऑटो बोथ लिगक ऑटो ऑटो बोथ लिर्गकक एवं रूडोल्फ रूडोल्फ रॉय ने पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग लेक्सी लेक्सिकन लेक्सिकन नाम से प्रथम जर्मन संस्कृत शब्दकोश का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेम्स जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ते हैं। 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल रहा। इसी ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखित है। विलियम जेम्स ने 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में कालिदास की अमूल्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम तथा ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विल्किंस ने 1750 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा मौखरी एवं पॉल वंश के राजाओं का इतिहास भी लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है चचनामा 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 का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अल बिन अबू बक्र कुफी के द्वारा नसीरुद्दीन कुबोचा के काल में किए गया, जो मोहम्मद गोरी का एक तुर्की दास अधिकारी था। द पॉइंट इज कंप्लीट। तो अभी हमने क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। थैंक यू।